हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 मार्च यानी कि आज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं किन किन टॉपिक से आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का जो पेपर रहा है वो पूरा का पूरा PYQ बेस्ड रहा है। इसका मतलब ये कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसी को रिपीट कर करके जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक जैसे मैंने आज लिया है। ठीक है, यहाँ से आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आगे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं जो है चर्चा करूँगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम विश्लेषण करेंगे इन टॉपिक्स का। ठीक है, ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आप जो है हमारी पहले की सभी वीडियोस देख पाएंगे। हर एक टॉपिक पर आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन रहा वो छात्र केंद्रित शिक्षण के ऊपर रहा। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षण क्या होता है भाई? छात्र केंद्रित शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो छात्र की होती है। ठीक है, छात्र की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है और छात्र जो है ही अपने कार्यों का संचालन स्वयं करता है इसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसी शिक्षण विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित मानी जाती है। अब कौन कौन सी विधि इसमें आ जाती है? तो इसमें आ जाएगी मुक्त अधिगम। ठीक है, मुक्त अधिगम आपने देखा होगा, ओपन लर्निंग। ठीक है, ओपन लर्निंग में क्या होता है, जो छात्र होता है वो खुद जो है पढ़ाई करता है और किसी भी टीचर्स वगैरह की इसमें हेल्प उसे नहीं मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुक्त अधिगम है वो छात्र केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। ठीक है, और हो सकता है अनुमानी विधि। ठीक है, अनुमानी विधि, अब कोई छात्र अनुमान अगर लगा रहा है तो ये वाला जो तरीका है उसका, ये भी जो है छात्र केंद्रित है, क्योंकि इस पे अध्यापक की कोई भूमिका नहीं है इसमें। ठीक है, और एक हो सकता है ऐतिहासिक खोज विधि। ठीक है, अब इस विधि के अंतर्गत भी जो छात्र होता है वो किसी भी चीज़ की खोज करता है। ठीक है, वो भी उसके स्वयं पर आधारित होता है, स्वयं के विचार पर, स्वयं की खोज पर आधारित होता है। और सतत अनुकरण विधि भी इसी में आ जाता है। ठीक है, सतत अनुकरण विधि और परस्पर संवादात्मक विधि। ठीक है, परस्पर संवादात्मक वीडियो ले लेते हैं हम, संवादात्मक वीडियो। ठीक है, तो ये जो विधियां मैंने आपको लिखवाई हैं ये सारी की सारी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि का ही उदाहरण है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार के शिक्षण में छात्र जो है वो अहम रह होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन अगर आज देखने को हमें मिला है वो है दूसरे टॉपिक पे, वो है स्वयं। स्वयं से पहले भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, आज फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हालांकि मैंने पहले की वीडियोस जिसने देखी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है और सबके कमेंट्स जो हैं आए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है हमारी ये, जो मैं लगातार आपको एक हफ्ते से करवा रहा हूँ। जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल है। कई लोगों ने कमेंट किया है कि कई क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं, वो सारे कमेंट्स जो है मैं आप लोगों को एक बार ज़रूर दिखाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफ़ी हेल्पफुल हो रही है वीडियो, तो इसलिए जो है मैं लगातार रोज़ जो है ये इस तरह की वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। स्वयं के ऊपर आज भी फिर से सवाल पूछा गया। हम सबको पता है स्वयं जो है इसके तहत 9th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक, यानी उत्तर स्नातक जिसे हम कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई जो है हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ठीक है ना, स्वयं के तहत। स्वयं के 4 पिलर हैं, 4 पिलर नहीं कहेंगे कि इसकी 4 विशेषताएं हैं। एक तो ये कि पहला यहाँ पर कि आपको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो लेक्चर जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और प्रिंटेड मटेरियल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल जो है आपको इसमें मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट के लिए, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट के लिए जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने आप को जो है जान सके कि कितना आपको आया कितना नहीं आया। और साथ ही साथ यहाँ पर डाउट क्लियरेंस के लिए भी सेशन होते हैं। ठीक है, डाउट क्लियरेंस के लिए भी जो है सेशंस होते हैं। तो ये 4 विशेषताएं आपको याद रखनी है स्वयं की। वीडियो लेक्चर मिलते हैं इसके तहत, प्रिंटेड मटेरियल्स मिलते हैं, सेल्फ असेसमेंट का भी इसमें रोल है और डाउट क्लियरेंस भी इसमें किया जाता है। ठीक है,
तो इस स्वयं के बारे में इतना जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा मिटा दे रहा हूं मैं इसे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, लगभग 7 से 8 वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हमने जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ के क्वेश्चंस लिए हैं और आपको डिस्कस करवा रखा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया आईसीटी में ब्लूटूथ का क्वेश्चन था, ब्लूटूथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था ये ना तो मुझे पता है ना ही इस स्टूडेंट को पता था, तो इसलिए सिर्फ इसने लिख दिया आईसीटी में ब्लूटूथ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्लूटूथ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ गेस करके बता सकता हूँ। हाँ भाई, जैसे ब्लूटूथ है, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था जेप हार्टसन ने, ठीक है, जेप हार्टसन ने इसका आविष्कार किया था सन 1990 में, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले, जैसे कि वायरलेस से पूछ ले अगर, ठीक है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, तो जे.सी. बोस ने किया था, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है यूएसबी की खोज किसने की, तो अजय भट्ट ने की थी, ठीक है, अजय भट्ट ने की थी 1995 में। और यूएसबी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, फिर से हो सकता है पूछ ले, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी की फुल फॉर्म है। फ़ोन में 32 GB, ये क्या था ये मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, इसमें क्या पूछा गया, फ़ोन में 32 GB समथिंग करके कोई क्वेश्चन था, लेकिन ये क्लियर नहीं है मुझे, ठीक है। तो तभी मैं GB के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम सबको पता है कि 1 GB जो है वो 1 अरब के बराबर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से 32 GB किसके बराबर होगी, तो 32 अरब के बराबर होगी, ठीक है। और 1 GB को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 20 बिट्स, ठीक है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया था, क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया था, लेकिन जहाँ तक मुझे जीबी का पता है मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हाँ किसी को याद हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें पूरा क्वेश्चन, ताकि मैं अगली जो वीडियो बनाऊँ उसमें ऐड कर सकूँ। न्याय दर्शन पे क्वेश्चन है, न्याय दर्शन पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो न्याय दर्शन जो है ये किसने दिया है, इसका श्रेय जो है, इसका श्रेय जाता है महर्षि गौतम को। महर्षि गौतम के द्वारा जो है न्याय दर्शन का सिद्धांत जो है दिया गया है। क्या होता है न्याय का मतलब, ठीक है, न्याय का क्या अर्थ होता है, तो न्याय का अर्थ आप ले सकते हैं उचित या फिर वांछनीय और सत्य, ठीक है, ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा। प्रकार पूछ ले तो न्याय दर्शन जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है लौकिक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्डिनरी, एक होता है अलौकिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी टाइप्स होते हैं, आप उसे जरूर एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन के अनुसार जो है ज्ञान का जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उसको महत्व देते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष तौर पे ही होती है, जबकि अनुमान जो है, अनुमान को जो है ये वैध ज्ञान का, यानी वैध ज्ञान का दूसरा स्रोत मानते हैं, ठीक है, दूसरा स्रोत मानते हैं, याद रखना। प्रत्यक्ष ज्ञान को ये प्रथम स्रोत मानते हैं और अनुमान को जो है ये दूसरा स्रोत मानते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, ठीक है, ओके। मिटा देता हूँ मैं फिर से एक बार। चलिए नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी गई हैं, ठीक है। फुल फॉर्म अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी फुल फॉर्म है, तो मैं आपको जो है न्याय कह रहा हूँ नई शिक्षा नीति के कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि NEP सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन अगर आपसे पूछे NETF का क्या होगा फुल फॉर्म, तो ये होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म, ठीक है, ये NETF की हो गई। अगर पूछ ले NHERC की क्या होगी फुल फॉर्म, तो याद रखने आपको नेशनल हायर एजुकेशन
रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। और GEC पे फुल फॉर्म आ जाएगा, यानी कि जनरल एजुकेशन जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये हो गई GEC की फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा HEGC की फुल फॉर्म, तो हायर, मैं ऐसे बोल देता हूँ, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। NAC की आपसे पूछ लेगा, NAC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो ये फुल फॉर्म जो है आपको याद रखनी है। आज एग्जाम में जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैधता के ऊपर पूछा गया, अनुसंधान की वैधता, ठीक है। पहले भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, पहले एग्जाम में पूछा गया था, शायद 26 तारीख को जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, 26 या 27 को था, ठीक है। वैधता से जुड़ा हुआ सवाल। तो वैधता हम सबको पता है, अनुसंधान में वैधता जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक होती है आंतरिक वैधता, एक होती है बाहरी वैधता, ठीक है, बाहरी वैधता, और एक होती है शुद्धता, ठीक है, एक होती है शुद्धता। आंतरिक वैधता का मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च देखिए, जब तक वैध नहीं होगी तब तक जो है उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैधता का होना काफ़ी ज़रूरी है। आंतरिक वैधता जो है वो स्वयं से जुड़ी होती है, जबकि बाहरी वैधता जो होती है वो बाहर से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बाहरी वैधता का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो स्कूल है, अब स्कूल में कोई जो है जाँच के लिए कोई आया हुआ है, बाहर से कोई ऑफिसर आया हुआ है और वो बच्चों से सवाल पूछ रहा है। अब बच्चा जो है उनको वो सही जवाब दे रहा है, लेकिन अचानक में अगर कोई टीचर आ जाए, तो जो टीचर आ जाए तो जिसके कारण वो बच्चा जो है वो सही से जवाब नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर वो जो टीचर बन रही है ये बाहरी कह सकते हैं बाहरी बाहर तौर पे प्रभावित किया जा रहा है छात्रों को इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसी तरह से बाहरी वैधता की। और शुद्धता का मतलब आप सब जानते हैं कि अनुसंधान में शुद्धता जो है वो जरूरी है, क्योंकि शुद्धता ही जो है वो तय करती है अनुसंधान की वैधता को, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें आपको चार प्रकार याद रखने, आंतरिक, बाहरी और शुद्धता, ठीक है। DI भी पूछा गया है। DI जो था वो प्रतिशत और अनुपात से रिलेटेड था, ठीक है। ठीक है, DI जो था वो प्रतिशत और अनुपात से रिलेटेड था और ये काफ़ी इजी था, ठीक है। कुछ लोगों को इसमें टफ भी लगा होगा जिन्होंने अगर प्रतिशत, देखिए हम पहले भी कहा था कि अगर आप लोग DI के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको रेशियो आना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज रेशियो आना चाहिए आपको, और जो कैलकुलेशन आनी चाहिए, जैसे जोड़ घटा माइनस जोड़ घटा गुणा करना आपको जो है आना चाहिए। आप इजीली कर ले जाएंगे किसी भी प्रकार की DI को, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एक परसेंटेज का होता है, एक रेशियो का होता है, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, जो टाइम खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ये फिक्स नहीं होता कि भाई ये DI जो है वो आपको लास्ट में ही दिया जाएगा एग्जाम में, नहीं, हो सकता है पहला से लेकर 5 तक क्वेश्चन पहले यही दे दे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है अपने आप को तैयार करनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।